Very good morning to all of you. Hi Ayush, Aditi, Ajinkya, Hari, Jinel, Mahesh, Manas, Neeraj, Prithvi, Priyanka, Ritesh, Shravani, Suyash, Swapnil, Tej, Tejas, Vaishnavi, Vishaka. Good morning, beta. चलो. Good morning to the student in the classroom also. कैसे हो बेटा सब लोग? होमवर्क हो गया क्या? क्या था होमवर्क? याद करो. वेडनेसडे को है. चलो, कल जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया या खत्म कर दिया, दैट वाज फॉर द थ्योरी. उसके बोर्ड के पेपर में आए हुए तीनों क्वेश्चन लिख लो सब लोग. राइट इट. हाँ, बुकलेट में ही लिख लिया तो चलेगा. टॉपिक के आगे पीछे बुकलेट में ही लिख दो. टॉपिक के आगे पीछे. दे आस्क अराउंड 3 क्वेश्चंस. अभी तक वो तीनों ही क्वेश्चन दो बार आए हैं. आंसर उसी में है बेटा. आपको कल सिखाया वही है. राइट. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज CAS? What is CAS? What is CAS? Explain its features and importance. Explain its features and importance. यह ऐसा टॉपिक था, कोई अगर आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है तो बेटा थ्योरी टॉपिक है आपके सिलेबस में. एक बार पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा. बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, इसलिए ये पहले लेते हैं. जो लोग लेट आए उनका लॉस ना हो बोल के 8 मार्क के लिए आता है ये टॉपिक एग्जाम में. ऑब्जेक्टिव को पकड़ के 10 मार्क. और इसका यूट्यूब पे भी लेक्चर डाला हुआ है, अपने ऐप में भी है. कभी गलती से टाइम मिल जाए तो देख लेना. तो एक्सप्लेन CAS. व्हाट इज CAS? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस. सेकंड क्वेश्चन. What are the different components? 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 What are the different components used in CAS? What are the different components used in CAS? What are the different components used in CAS? लिखा बेटा सबने? थर्ड क्वेश्चन, explain difference between manual accounting and computerized accounting. Explain difference between manual accounting and computerized accounting. बेटा अभी आज आपको क्या करना है, अगर आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया होगा, लिखा होगा तो भी यही है, नहीं लिखा तो भी यही है. लिखा होगा तो एक एडवांटेज है. वो एडवांटेज क्या है सुन के लो. आपको खाली इन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के निकालने हैं. ये तीनों क्वेश्चन के आंसर पहले 5 पेज में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में CAS के बारे में सीखा और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव देखा. राइट. फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस. दूसरा क्वेश्चन था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल. और तीसरा था डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज. तो ये क्वेश्चन लिखने के, इनके आंसर लिखने के नोटबुक में. और उसके बाद आपके बुकलेट में एंड में आ जाओ, एकदम लास्ट में, टॉपिक भी खत्म होने के बाद एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को. उसमें लास्ट वाला देखो, टॉपिक नंबर 10. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज है. लास्ट वाला ये है, देखो हेडिंग कंप्यूटर अकाउंट बोल के दिख रहा है.
है क्या नंबर 10? ठीक है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद इनको लिख के इनके आंसर्स लिखने हैं नोटबुक में ही। नोटबुक में मतलब नोटबुक में आप पहले क्या लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाला बेटा? व्हाट इज सीएस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन लिखना है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एंड तीसरा लिखने का है बेटा डिफरन्स बिटवीन मॅन्युअल अकाउंटिंग एंड कम्प्युटराइज। आजच पेपर फोडतो, या 3 पैकी एक प्रश्न 8 मार्काला येईल, म्हणजे 500% येईल। इसके शिवाय फोर्थ क्वेश्चन कोई है ही नहीं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं पूछेंगे, पायरेटेड वगैरह, यही आएगा, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक कंपलसरी और एक ये रहेगा ऑप्शन में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में 3 दिए हैं, वन वर्ड फ्रेज में 5 दिए है, ट्रू एंड फॉल्स में 5 है, एंड वन आंसर सी है सेंटेंस में 5 है। दिख रहे हैं सबको? तो इनके आंसर ढूंढ के लिखने हैं आपको बुकलेट में से, नहीं मिला तो मुझे पूछना है। ये सब बेटा आप मुझे कल बताओगे। अगर कल आप नहीं बताओगे तो आप सीए का, जो लोग सीए करे, सीए के क्लास के बाद यहाँ पे 5 बजे तक बिठाऊंगा मैं। और अगर जो सिर्फ 12th को है वो हमारे सीए के साथ बैठे रहेंगे पीछे लिखने के लिए। हाँ, हो ज्यांनी आधीपासून लिहून ठेवलंय त्यांना चालेल। बुकलेट नाही आहे, ओके महेश, मॅमला सॉफ्ट कॉपी पाठवायला सांगतो, चालेल? डन, ओके, चलो। अब बेटा इधर ध्यान दो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक, जो मेरा काफी फेवरेट है। अब इसके बाद कोई टाइम पास वाला टॉपिक नहीं है, थेरी वाला, प्योरली इट्स अ न्यूमेरिकल टॉपिक। 9 के 9 टॉपिक न्यूमेरिकल है, राइट। और जितने भी टॉपिक मैं अभी शुरुआत में ले रहा हूं, ऑल दिस टॉपिक्स आर ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। हमारे पूरे सिलेबस में 2 ही टॉपिक कंपलसरी है, दोनों फाइनल अकाउंट। बाकी बचे हुए 8 टॉपिक किसको भी कुछ भी और आ सकता है, इसलिए अगर कोई लेट भी आता है तो उसका लॉस नहीं, हो बाद में लेक्चर देख सकता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज सेड स्टूडेंट्स आर द ब्रांड एम्बेसडर। तो हमने कल 250 क्रॉस कर दिया एडमिशन, so because of all of you, and I hope this year we reach at 500, 500 हो जाएंगे। बहुत से लोग ऑनलाइन ही ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं शायद पुणे में नहीं है या बाहर है, मालूम नहीं। बट सी दैट यू कैन कम टू द क्लास, इट विल बी मोर एंड मोर इम्पैक्टफुल क्लास। पर अगर एटलीस्ट आप ऑनलाइन भी लाइव देखो तो ज्यादा अच्छा है, जो अभी जैसे यहाँ पे मेरे सामने लाइव है सब लोग, ठीक है। So now I am starting my favorite topic, that is analysis of financial statement। बहुत मजेदार टॉपिक है, थोड़ा सा अपर लेवल है टॉपिक में। अपर लेवल यानी 12th के लेवल का नहीं है। मैंने जैसे आपको जिस दिन एक्सप्लेन कर रहा था सिलेबस, मैंने बोला कि ये टॉपिक एमकॉम को है, एमबीए फिनांस में है, और बीकॉम टीवाई बीकॉम को भी है। तो वो टॉपिक अगर 12th में दिया है तो थोड़ी सी लेवल तो ऊपर रहेगी, हाँ या ना? चलो कोशिश करते हैं उसकी थ्योरी समझने की, उसको हम एक्सप्लेन करने की, एंड देन आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। नहीं समझा तो भी आप पूछिए, पर है बहुत जबरदस्त टॉपिक। न्यूमेरिकल आता है इस पे बेटा 8 मार्क के लिए, इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो एकदम स्लोली जाना है हमको। पेज नंबर बोलो बेटा। 140। ऑनलाइन स्टूडेंट आपके पास अगर बुकलेट नहीं तो जस्ट बोर्ड पे देखो बेटा, बोर्ड यानी स्क्रीन रे बाबा। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग। चलो, ये टॉपिक शुरू करने के पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, फाइनेंस में चलता क्या है। देन ओनली यू ऑल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, राइट बेटा। अभी ये टॉपिक का जो नाम है, ये कहाँ से पैदा हुआ और इसका लॉजिक क्या है, पहले वो समझ के लेते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग। ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमारा जो अकाउंटिंग का साइकिल स्टार्ट होता है बेटा, वो स्टार्ट होता है इवेंट या ट्रांजैक्शन से। एक्चुअल में बेटा इवेंट वर्ड और ट्रांजैक्शन वर्ड में डिफरेंस है। कैसे? आग लग गई बिजनेस में, गुड्स लॉस हो गया, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इवेंट है।
साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ता है, दैट इज इवेंट. एंड ट्रांजैक्शन यानी मैंने गुड्स सोल्ड किए, समथिंग इज हैपन विद द मनी, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. तो समटाइम ड्यू टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी रिकॉर्ड इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर नो डाउट वी हैव टू रिकॉर्ड इट. अब ट्रांजैक्शन और इवेंट होने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा? जर्नल में करते हैं. और बाद में पता चला ये तो बेवकूफी थी, कहाँ पे करते हैं? सब्सिडियरी बुक. ऑल ऑफ यू विथ मी? उसके बाद क्या होता है बेटा? यहां से आप आगे जाते हो, ये सारे कहाँ पे चले जाते हैं? लेजर. बराबर है? रमेश, दिनेश, राजेश, जैसे अपने पास समझो 250 स्टूडेंट अभी 12th के, तो सारे स्टूडेंट का जो डेटाबेस है वो स्टूडेंट के नाम के हिसाब से वहां वहां पे चला जाएगा. फीस का अकाउंट फीस में चला जाएगा, नोट्स के खर्चे नोट्स में चले जाएंगे. सो ऑल आर व्हाट फॉर मी? लेजर. ये जो प्रोसेस चलती रहती है बेटा, this continues for 365 days, 24 by 365, and this in normal language we call bookkeeping. हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? बुककीपिंग. इसलिए हमारा 11th का जो फर्स्ट टर्म था पूरा, क्या पे अटेंडेंस, 11th का जो फर्स्ट टर्म था वो पूरा क्या था बेटा? बुककीपिंग. अब उसके बाद कयामत का दिन आ जाता है. यानी क्या बेटा? नहीं, कयामत का दिन यानी क्या? ईयर एंड. 31st मार्च या 31st दिसंबर. जनरली इन इंडिया व्हाट वी फॉलो बेटा? 31st मार्च. ठीक है. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग सारे लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? ट्रायल बैलेंस. मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे. ट्रायल बैलेंस जब लोग आप बनाते हो बेटा, तो ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर आते हैं क्या? सोच के आंसर देना है, हाँ या ना. ऑनलाइन स्टूडेंट, अरे गुड आंसर, वेरी गुड. वो क्या बोल रहा है? नाही. आता याच्यासाठी फोटो घेणार तुम्ही, उत्तर देता नहीं ना. चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने क्या आंसर दिया आपको पता है? डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो अब बोल दे बेटा, ट्रायल बैलेंस के टाइप कौन कौन से हैं? एक टोटल ट्रायल बैलेंस और एक नेट ट्रायल बैलेंस. टोटल ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं? हर लेजर अकाउंट लेते हैं, उसका डेबिट क्रेडिट का टोटल डाल देते हैं. बराबर? इसलिए हर लेजर आता है उसमें. नेट में जो टैली हो गया वो डालते हैं क्या? जो बचा है वो डालते हैं. वेरी गुड. फिर बेटा ट्रायल बैलेंस के बाद ही आप क्या बना सकते हो? बोलो बोलो. फाइनल अकाउंट. क्या बना सकते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट. अब हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, हमारा, हम बिजनेस के ओनर है, बराबर है? बिजनेस किस लिए रन करते हैं बेटा? प्रॉफिट के लिए. तो हमारा पहला पर्पज होता है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकंड पर्पज होता है टू नो द पोजीशन, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन, कि बाबा आना कितना है, देना कितना है, नेक्स्ट ईयर भीख मांगेंगे, आइश करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन. ये सबको पता है. इसको जो भी मैंने बोला है, इस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम दो अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, और इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इज अ अकाउंट. इस जो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट आए हैं बेटा, उसमें के सारे नॉमिनल अकाउंट कहाँ पे आते हैं? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में. और बैलेंस शीट में क्या आता है बेटा? पर्सनल एंड रियल अकाउंट. जैसे डेटर, क्रेडिटर, बैंक, ये पर्सनल अकाउंट है. कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, बराबर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आल्सो पर्सनल अकाउंट. एंड रियल यानी क्या? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, ऑल आर व्हाट बेटा? रियल अकाउंट. ये सब कुछ बैलेंस शीट में आता है. और साल के एंड में हमारे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हो जाते हैं, हाँ या ना? मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली होती कि नहीं? 11th में होती थी. तो बैलेंस शीट का टैली होना यानी डबल एंट्री बुककीपिंग प्रूव होना होता है, बिकॉज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. यहां तक सबको पता है? हमने 11th में भी सीखा, 12th में भी टॉपिक के शुरुआत में सीखा. अब हमको क्या लगता था बेटा 11th में या आज तक, कि बैलेंस शीट टैली हो गई यानी कहानी खत्म. क्या लगता था हमको? बैलेंस शीट टैली हो गई यानी कहानी खत्म. उल्टा बिजनेस के लिए बैलेंस शीट टैली होने के बाद कहानी शुरुआत होती है. क्या बोल रहा हूं मैं? उल्टा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल तैयार होने के बाद कहानी चालू होती है. हमको क्या लगता था? 12th की एग्जाम दे दी, रिजल्ट आ गया यानी कहानी खत्म.
उल्टा वो रिजल्ट आने के बाद कहानी चालू होगी, व्हाट नेक्स्ट। आया ना। सिमिलरली बिजनेस, बड़े कंपनीज कौन चलाते हैं बेटा? मैनेजमेंट। सादा बिजनेस है नवनीत माननी का, कौन चलाएगा? नवनीत माननी। पार्टनर है नवनीत सर, आशीष सर चलाएंगे। लेकिन अगर ये कंपनी है तो इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन रहेंगे, दे आर गोइंग टू रन द बिजनेस, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको? मैनेजमेंट। तो कंपनी, बड़े लेवल पे जब कंपनी होती है तो कंपनी क्या करती है बेटा? कंपनी नीड्स टू एनालाइज। कंपनी के बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, सामने ट्रेडिंग अकाउंट रखते हैं, सामने P&L अकाउंट रखते हैं और सामने बैलेंस शीट रखते हैं। अभी ध्यान से सुनना, इसके बाद का पार्ट, अब गाड़ी सेकंड गियर में जा रही है। और अगर आपको ये थ्योरी पार्ट समझ गया ना बेटा, आप न्यूमेरिकल फटाफट उड़ा दोगे। ध्यान से सुनो। तो होगा क्या कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, these are the three things we prepare. Suppose I am the owner of a business as a management or as a director of a company, तो मैं क्या बोलूंगा मेरे अकाउंटेंट को, एक काम कर, तू मुझे है ना सिर्फ अपना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट लाके मत दे, तू मुझे अपने टाइप के और एक बिजनेस का ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट लाके दे। मंगा लिया मैंने। फिर मैं बोलूंगा तू और एक काम कर, 2022 का भी अपना ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट ला ले, और 2023 का भी ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट ला ले। ये दोनों मेरे सामने रख दिए। आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद द प्रीवियस ईयर, आई एम ऑल्सो कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई अनदर बिजनेस कॉम्पिटिटर और सिमिलर बिजनेस। ऑल ऑफ यू विथ मी? तो जब मैं ये डेटा मेरे सामने रखता हूं, दोनों का या खुद का या करंट ईयर का डेटा, और उसका स्टडी करना स्टार्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एनालिसिस। सर नहीं समझा। आपके रियल लाइफ का एग्जांपल, आपका 12th का रिजल्ट आ गया या अभी 11th का रिजल्ट आ गया। 11th का रिजल्ट आने के बाद पापा ने बोला ला इधर देखते हैं हम। उन्होंने देखना स्टार्ट किया, फर्स्ट टेस्ट में इतने मार्क है, सेकंड में इतने, फर्स्ट सेमेस्टर में इतने, सेकंड थर्ड टेस्ट में इतने, फोर्थ में फाइनल मार्क्स इतने आए, राइट? इज टेकिंग। फिर वो देख रहे कि अकाउंट में यहाँ पे इतने थे, यहाँ पे बड़ा कम हुआ, बड़ा हुआ, लेवल हो गया। कुछ सब्जेक्ट ऐसे शुरुआत में बहुत कम थे फिर बढ़ गए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे शुरुआत में बहुत अच्छे थे लास्ट में फेल हो गए। लाइक दैट ऑल 6 सब्जेक्ट इज एनालाइजिंग। फिर उन्होंने प्रश्न पूछना सुना, अरे बेटा अकाउंट मध्ये एवढे जास्त मार्क कसे काय मिळाले? अरे बेटा इकॉनॉमिक्स में एवढे कमी मार्क का मिळाले? लाइक दैट पूछना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर आपका स्टार्ट हो गया एक्सप्लेनेशन कि इस अकाउंट का क्या हो गया पापा, पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर सर ने बहुत कंपलसरी किया, आप बैठा बैठा के होमवर्क किया और वही जो क्लास में लिया था वो पेपर आ गया, इसलिए मुझे अच्छे मार्क मिले। इको का क्या हुआ? कुछ नहीं सर पापा, मैं आधे तो लेक्चर दांडी में आता था, हफ्ते में एक लेक्चर रहने का, एक एक दिन एब्सेंट, बोलते 15-15 दिन का गैप, बाद में कभी लिखने की प्रैक्टिस की नहीं, और आपको पता है इंग्लिश को तो मेरे वांदे, खत्म। सो लाइक दैट यू हैड गिवन द एक्सप्लेनेशन। सो योर फादर आस्क यू एनालिसिस कि भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, एंड यू हैड गिवन द एक्सप्लेनेशन। व्हेन यू पुट द एक्सप्लेनेशन इट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरप्रिटेशन। दो वर्ड है, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना। एनालाइज करना यानी पहले कंक्लूड करना क्या हुआ, किस पे से, जो डेटाबेस अवेलेबल है, और फिर उसके रीजन ढूंढना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? समझो कल रात में T20 का मैच था, आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, राइट? और उस T20 के मैच में आपकी फेवरेट टीम हार गई। तो सबसे पहले तो रिजल्ट आपके सामने, हार गई, किसने कितने रन बनाए, किसने ज्यादा रन दिए, कम दिए, सब दिए, आप देख लिए। फिर आपने उसमें कल्प्रिट ढूंढ के निकाला गया, अच्छा ये जवाबदार, ये जवाबदार, ये जवाबदार, ऐसे इसने अच्छा खेला। यू डू दैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे क्यों हुआ? देन आपने पहला रीजन, अरे यार टॉस नहीं हारना चाहिए था, टॉस में आधी मैच हार गए। फिर दूसरा रीजन, अरे लास्ट ओवर वो क्या कि इसको सिंह को नहीं देना चाहिए था, किसी और को। लाइक दैट यू ड्रॉन सो मेनी कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो बिजनेस, बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है बेटा, हमको लगता है कि ट्रेडिंग, P&L बैलेंस शीट हो गई तो कहानी खत्म। एक्चुअली ये होने के बाद कहानी शुरुआत होती है, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर फ्यूचर। अभी आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा, समझो, आने के बाद आपको लगता है मुझे 85% मिल गए, कहानी खत्म। वैसे नहीं, उसको एनालाइज करो कि बाबा इस सब्जेक्ट में कम मार्क क्यों मिले, इसमें ज्यादा क्यों मिले। पहले तो खुद के 11th के मार्क 12th से कंपेयर करो,
तो आपको आइदर आपकी ग्रोथ समझेगी, हाँ या ना। और व्हेन यू कंपेयर विथ yourself, you come to know the efficiency, not growth, you come to know the efficiency. And when you compare with your competitor, you come to know the growth. Have you understand this? बोलते हो भैया आपको पिछली साल इतने मार्क मिले थे, अभी इतने मिले, राइट? समझो अकाउंट में 11 में 70 मिले थे, 12 में 50 मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुई है? ग्रोथ हुई है क्या? नहीं हुई है, राइट? या फिर बेटा ऐसे था कि आपके फ्रेंड और आप दोनों का सेम क्लास, सेम नोट, सेम पढ़ाई, उतने ही घंटा पढ़ाई करते थे, फ्रेंड को मिले 99, हमको मिले 70, यानी हमने कम ध्यान दिया, हाँ या ना? तो दैट विल जज योर इफिशियंसी, राइट? तो यू कम टू नो विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस। जब भी हम एनालिसिस करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट का, तो हमको क्या पता चलता है? दो चीजें पता चलती है, ग्रोथ एंड इफिशियंसी। द ग्रोथ कैन बी डाउनसाइड और अपसाइड, efficiency can be a positive or negative. All of you with me? और इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है कि ये सब देखने के बाद कंक्लूड करना पड़ता है, व्हाई दिस हैपन विथ मी। इधर एट, समझो इस साल बिजनेस में प्रॉफिट बहुत हुआ, तो अभी आप यहाँ पे गधे के वैसा नहीं बोल सकते। समझो से फॉर एग्जाम्पल आपको 11 में 50 मार्क मिले, 12 में अचानक 95 मिल गए, होगा नहीं? वैसे हो गया समझो अकाउंट्स में, हो सकता है। तो अकाउंट में 95 मिल गए, तो अभी आप पापा को नहीं बोल सकते, ओ पापा अभी मत करो डिस्कस, हो गया नहीं, इतने मार्क मिल गए। बिजनेस में क्या होता है बेटा, अगर प्रॉफिट बढ़ भी गया, इट इज गुड न्यूज, राइट? पर उसका रीजन ढूंढते हैं, क्यों बढ़ा? क्यों ढूंढते होंगे? बोलो बोला, अच्छा होने के बाद भी रीजन क्यों ढूंढना है? आगे भी कंटिन्यू करना है ना। ये प्रॉफिट कोई इत्तेफाक तो नहीं था, ये भी देखना होता है। म्हणजे हा जो प्रॉफिट झाला तो काय एकदम लॉटरी म्हणून तर नाही झाला ना, त्याच्या मागची रीजन काय, रियल एफर्ट्स होते का काहीतरी चमत्कार झाला, ये ढूंढने के लिए भी वो करते हैं। सो आइदर आपका रिजल्ट पिछले साल से बेहतर हुआ है तो भी इंटरप्रिटेशन करना है, खराब हुआ है तो भी इंटरप्रिटेशन करना है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे ये दोनों वर्ड। तो पहले एनालिसिस होता है या इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर क्या होता है? अब दिक्कत ये है कि एनालिसिस करते कैसा है। एनालिसिस तो करना है, और एनालिसिस करोगे तो ही इंटरप्रिटेशन। तो ये एनालिसिस करने के लिए दुनिया में एक नए सब्जेक्ट का जन्म हुआ, उस सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसके बहुत सारे टूल्स दिए, टूल्स यानी मेथड्स। उसमें से आपके सिलेबस में 3 है। कितने मेथड है बेटा? 3। सबसे इसके लिए फेमस मेथड है रेशियो एनालिसिस, सेकंड मेथड है बेटा कैश फ्लो एनालिसिस, एंड थर्ड है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी मेथड है बेटा? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये टूल्स है, ये 3 मेथड पे हमको प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें भी रेशियो पे प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा है। ऑल ऑफ यू विथ मी? समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं, यहाँ पे भी वही लिखा है क्या? जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, जो मैंने बोला वही है क्या? रीड बाय योर ओन। पढ़ने आ रहा है बेटा? स्क्रीन पे का आ रहा है क्या? हाँ, नहीं तो बुकलेट में पढ़ो। बुकलेट नहीं है तो स्क्रीन पे पढ़ो, नहीं तो नेबर का बुकलेट देखो, वो भी अपने वैसा है। तो जय महाराष्ट्र। ये टॉपिक बहुत मजेदार है, सीखने के लिए बहुत मिलेगा बेटा इस टॉपिक में। यू ऑल आर गोइंग टू लव इट। मैंने जो बताया वही टेक्निकल लैंग्वेज में है उसमें, जस्ट रीड इट। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो पूछे बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली। हम ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट साल में एक बार बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में क्वार्टरली बनता है, राइट? Generally, at the end of the financial year, all the information recorded in the books of accounts of the business summarized in financial statement. सब कुछ आ जाता है।
The statement which are prepared by business to find out the profitability, efficiency, solvency, growth of business to judge the financial strength and status are called as financial statement. हमको हमारे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट से क्या क्या पता चलता है? प्रॉफिट पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ग्रोथ पता चलती है, इफिशिएंसी पता चलती है। बोलते यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसके 2 आंसर है। एक रहेगा द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर like trading P&L account balance sheet are called as financial statement. Second, the statement by which we come to know the growth, profitability, efficiency of a business is called as financial statement. Then आगे जाते हैं, the statement given complete picture of financial position and managerial performance. What is managerial performance? बोलो, ये वर्ड नया आया कि नहीं यहाँ पे? What is managerial performance बेटा? मैनेजर का नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर। मैनेजरियल परफॉर्मेंस यानी मोठ्या कंपनी जा, समझो रिलायंस है, आपके पास रिलायंस के शेयर्स है, रिलायंस कंपनी समझो मुकेश अंबानी का है, राइट? आपके पास एक शेयर है, टोटल रिलायंस के मार्केट में शेयर 10 करोड़ है, उसमें के पास आपके पास एक है, तो आप भी ओनर हो रिलायंस के। कितने ओनर हो वो मत पूछो, खाली 0.0000001%, राइट? उतने बड़े ओनर हो आप। पर आप रिलायंस कंपनी चलाते हो क्या? कौन चलाता है? मैनेजमेंट। तो शेयर होल्डर को मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है वो किस पे से पता चलता है? फाइनेंशियल से। तो मैनेजरियल परफॉर्मेंस यानी द ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर रनिंग द बिजनेस, दे आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट, और उनका परफॉर्मेंस दैट इज मैनेजरियल परफॉर्मेंस। उन मतलब परफॉर्मेंस यानी आपको प्रॉफिट देख के पता चलेगा, आपको फाइनेंशियल पोजीशन देख के पता चलेगा एडवर्स है या अच्छी है। अगर अच्छी है तो दे डिड गुड, नहीं है तो उन्होंने बुरा परफॉर्म किया, है या ना? आगे जाते हैं। The financial statements are prepared by profit concern as well as non-profit concern organization. There are two financial statement, important financial statement. Number 1 क्या है बोलो बेटा? बैलेंस शीट, और दूसरा है P&L अकाउंट। सर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं लिखा? बोलो कारण। बड़ी कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती नहीं है, कंपनी फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट किस में मर्ज हो जाता है? P&L। इसलिए यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, गधे के वैसे मत पूछना। देन आगे 2 चीजें करते हैं हम, क्या करते हैं? पढ़ो पहला, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करना यानी ये दिए हुए डेटा को सेग्रीगेट करो, क्लासिफाई करो, सो दैट यू कैन टेक अ जजमेंट, राइट? जैसे पापा ने क्या बोला, ठीक है तेरे अकाउंट के मार्क डायरेक्ट कितने दिख रहे हैं, पर मुझे बता फर्स्ट टेस्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, फर्स्ट टर्म में कितने हैं, वाइवा में कितने, फिर मैं देखूंगा क्या हुआ। सो दैट व्हाट पापा डिड, एनालिसिस। एंड देन व्हाट इज इट? इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन निकालना और उसके रीजन ढूंढना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अब ऑब्जेक्टिव्स देखो बेटा, ये हम क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या होता है? हमारे लिए तो फायदा 8 मार्क का है, फिर भी देखते हैं क्या है। देखो पहला फायदा क्या है? इट हेल्प इन प्लानिंग। तो आपको दिख रहा है फाइनेंशियल पोजीशन देख के कि नेक्स्ट ईयर भैया पैसा शॉर्ट गिरने वाला है, तो अभी से आप पैसा जमा कर दोगे। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ प्लानिंग। सेकंड क्या है बेटा? इट एस्टिमेटिंग द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। आपको नेक्स्ट ईयर की इनकम इस साल के बेस पे पता चल सकती है, हाँ या ना? देन इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजन, समझो आपको ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर अपना प्रॉफिट इतना ज्यादा होने वाला है, पैसा सरप्लस रहने वाला है, तो अगर आपको अभी से पता है तो आप साल के शुरुआत से इन्वेस्ट कर सकते हो। साल के शुरुआत से इन्वेस्ट किया तो ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, हाँ या ना? देन मैनेजमेंट एक्सेसिंग द इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका हर डिपार्टमेंट कितने ज्यादा क्षमता से काम कर रहा है, आपला प्रत्येक डिपार्टमेंट बिझनेसमॅनचा किती चांगला काम करतोय। समझो आपका प्रॉफिट पिछले साल इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि आपने गुड्स का परचेस लोअर प्राइस में किया, इसका मतलब योर परचेस डिपार्टमेंट डूइंग वेरी वेल। हैव यू अंडरस्टैंड? या आपका पिछले साल का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि आपके मार्केटिंग के खर्चे कम हुए, तो आपका सेल्स मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लाइक दैट। उसके बाद है बेटा, इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेस। बेटा इकोनॉमिक रिसोर्सेस यानी क्या कि आपको पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है और कहाँ कहाँ जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक रिसोर्सेस। देन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस चेंजेस इन नेट रिसोर्सेस अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। इसके लिए बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो एनालिसिस और वर्किंग कैपिटल एनालिसिस पे से आपको पता चलता है कि आपने डेटर्स कितने बढ़े, क्रेडिटर्स कितने कम हुए बढ़े, ये दैट इज कॉल्ड चेंजेस इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस। एंड लास्ट वन, टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन that is relevant to the need of the user of the financial statement।
मतलब जो भी लोग उसका स्टडी करने वाले हैं उनके लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिलती है। अब आगे जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेट, मुझे बताओ अभी फिर इनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना सही है या गलत है? फिर करना चाहिए कि नहीं? इससे बिजनेस की ग्रोथ होगी, हाँ या ना? इससे बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ेगी, हाँ या ना? बराबर है। आपका रिजल्ट अच्छा भी आया या बुरा भी आया उस पर डिस्कशन करना चाहिए, हाँ या ना? उससे हमको हमारी कमजोरियां पता चलेगी, हाँ या ना? उससे हमको पता चलेगा कि किसके कारण हमारा रिजल्ट अच्छा हुआ है और किसके कारण खराब हुआ है। सो आई विल अंडरस्टैंड दिस। पर फिर भी इस एनालिसिस के लिमिटेशंस है। तो हम जितने भी मेथड यूज करने वाले हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक क्या है, पढ़ो। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। बेटा दो चीजें होती है, देखो, एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। दोन्हीतला फरक काय समजून घ्या। एनीबडी कैन गिव द एग्जांपल? बोलो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है? आप ये जितने भी स्टेटमेंट बनाते हो बेटा ये नंबर्स में बनते हैं। तो नंबर्स में बनते हैं यानी दे गिव विच इंफॉर्मेशन? क्वांटिटेटिव, बराबर है। पर इस इंफॉर्मेशन में किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने बुरा, दैट क्वालिटेटिव चीजें कवर नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो बेटा, आपको अकाउंट्स में 50 मार्क थे 11th में, 12th में क्या कि 70 हो गए, 70। तो पापा को क्या पता चला, वाह 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 बहुत अच्छा हो गया, 20 मार्क बढ़ गए, 20 मार्क्स इंक्रीज इन अकाउंट। दिस इज अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। फिर उसके बाद पापा ने बोला, अरे कैसे क्या मिल गए 20 मार्क ज्यादा? तो आपने बोला, पापा मैंने बहुत मेहनत की, दूसरी चीज मैं रोज होमवर्क करता था, तीसरी चीज क्या कि हमने दो दो बार रिवीजन करके लिया, चौथी चीज ऐसी थी जो मैंने पढ़ा वही एग्जाम में आया। दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव। अंडरस्टैंड? हो सके तो टीचर ने अच्छा भी पढ़ाया होगा। तो दिस इज व्हाट बेटा क्वालिटेटिव। तो ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं इसमें सारे नंबर्स आते हैं, तो नंबर में क्या मिसिंग रहेगा बेटा? क्वालिटी मिसिंग रहेगा। डन? पहला लिमिटेशन ओके। ये 4 मार्क के लिए आया हुआ है जब प्रॉब्लम नहीं आया था एक साल। देन व्हाट इज सेकंड बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिजल्ट आने के बाद पापा साथ में लेके बैठे और आई इंटरप्रिटेशन करे, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या रिजल्ट में? तो अकाउंटिंग हो गई, साल खत्म हो गया, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पास्ट में जाके हो सकता है क्या? मैक्सिमम क्या होगा, फ्यूचर पे बेनिफिट होगा, अभी होगा क्या? नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है बेटा? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अभी बहुत बार क्या होता है बेटा कि हम ये जो एनालिसिस कर रहे थे कशावरून करतोय? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट आणि बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट किस पे डिपेंड है बेटा? जीएएपी पे डिपेंड है। क्या है जीएएपी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो बहुत बार हमारे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे है कि जो हमको नहीं परफेक्ट लगते हैं और उसके कारण आपका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होता है। नहीं समझा सर? एक एग्जांपल प्लीज, एग्जांपल दो। समझो बेटा, मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है, मेरे एसेट कितने और लाइबिलिटी कितने, ठीक है? एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, ये सबको पता है। समझो बेटा, मेरे एसेट 10 लाख के है, लाइबिलिटी 7 लाख की है, तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। 10 में से 7 गए 3, पर मेरे एसेट 10 लाख है, लाइबिलिटी 15 है, मैं भीख मांगने को लगूंगा, तो माय फाइनेंशियल पोजीशन इज बैड। ऑल ऑफ यू विथ मी? अब यहाँ पे जरा प्लीज ध्यान दो, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जो मैं जब से बोल रहा था मेरे एसेट 10 लाख है या 15 लाख है, वो किस पे से बोल रहा हूँ? मेरे बैलेंस शीट पे। और मेरे समझो मेरे बैलेंस शीट में, अभी ध्यान से सुनना, एसेट है 10 लाख के, हाँ, और लाइबिलिटी है 25 लाख की। लाइबिलिटी कितनी है? 25 लाख। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बेटा? बहुत खराब है, हाँ या ना? लेकिन ये जो 10 लाख के एसेट ले रहे थे उसमें एक मेरी बिल्डिंग है जिसकी कीमत बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट है 1 लाख। पर आज अगर मैं ये बिल्डिंग बेचने जाऊं तो उसके 2 करोड़ मिलने वाले। कितने मिलने वाले? 2 करोड़। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं क्या दिख रहा हूं? इंसॉल्वेंट। पर रियलिटी में बहुत बहुत पैसा है अपने पास, बहुत माल है। 2 करोड़ तो बिल्डिंग के ही है, बोल तो 2 करोड़ 9 लाख आ जाएंगे सब मिलके। और कितना देना है? चिल्लर अमाउंट है 25 लाख। अब बोलो सॉल्वेंट के इंसॉल्वेंट? तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के कारण बनाई हुई है, जिसके कारण आप जो जजमेंट ले रहे हो वो सही आएंगे या गलत? गलत। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। ये तो बहुत बढ़िया है। देखो, आपको बहुत से मोटिवेशनल वीडियो में आप देखते हो, एक आदमी एक पानी का ग्लास लेता है, उसमें आधा ग्लास पानी भरता है, राइट? फिर बताता है पब्लिक को क्या दिख रहा है,
आधा पब्लिक बोलेगा क्या, आधा ग्लास खाली है, आधा क्या बोलेगा, आधा भरा हुआ है। तो दोनों बराबर है या गलत है आंसर, बराबर है। तो बहुत बार जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो, हर इंसान का अपना अपना देखने का नजरिया होता है। तो किसी को वो इंटरप्रिटेशन जो एनालिसिस है वो बहुत बढ़िया लग सकता है, और किसी को वो गलत। एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। मतलब मुझे ये टॉपिक इसलिए अच्छा लगता है कि मैंने 3 लोगों को एमफिल में गाइड किया है इस टॉपिक पे, इसलिए मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ आपको इसके लिए। इसमें एक टॉपिक आता है रेशियो एनालिसिस। उसमें आपको सिर्फ 5 रेशियो है। हम जब कंपनी का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो 40 रेशियो निकालते हैं, और ऐसे 40 रेशियो हमने 100 कंपनी के निकाले हुए। तो उसके कारण इसमें हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपके बुक में भी नहीं है। तो बेटा इंटरप्रिटे इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट का और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। हमारे इसमें एक रेशियो होता है जिसका नाम होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो होता है बेटा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। उसका मीनिंग क्या होता है, आपके डेटर्स आपको कितने दिन में पैसा देते हैं। मुझे बताओ, डेटर्स ने अपना पैसा जल्दी देना चाहिए, लेट, जल्दी देना चाहिए। जितना वो रेशियो बड़ा आएगा उतना आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो अच्छा है, यानी आपका पैसा सेफ है, हाँ या ना। अब उसका अपोजिट रेशियो होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी हम लोगों को कितना जल्दी पैसा देते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये रेशियो हमने पैसा जल्दी देना चाहिए, लेट देना चाहिए, लेट देना चाहिए। ये हम सबका जजमेंट है, क्योंकि आते हो अपना जल्दी आने दे, लोगों को देते थांबा, बरोबर है, हाँ या ना। पर एखादा दूसरा व्यक्ति इसको ऐसे देख सकता है, अरे बाबा क्यों लेट कर रहा है, तेरा मार्केट में गुडविल खराब हो रहा है, तेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, जरा टाइम पे दे दिया कर। दिस इज ऑल्सो वन मोर टाइप। अब मुझे बताओ, दोनों भी सही है या गलत है, सही है। तो पर्सनल जजमेंट के कारण आपके कंक्लूजन गलत या अलग हो सकते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। एक ही है बट इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, पढ़ो। हाँ, अनकंपेरेबल। कोई कोई बिजनेस ऐसे रहेंगे जिसको कंपैरिजन करने को मिलेगा ही नहीं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो मैं मेरी इफिशियंसी कॉम्पिटिटर से कंप्लीट कर सकता हूँ कंपेयर। से फॉर एग्जाम्पल, इसके 11th में ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके पास कोई के पास नहीं है, और इनके यहाँ पे मार्क देने की मेथड ऐसी है जो आपकी कोई की नहीं है। अब ये इसका डेटा आपसे कंपेयर कर पाएगा क्या, नहीं, लाइक दैट। क्लियर है। देन बेटा नेक्स्ट है स्टैटिक स्टेटमेंट। यानी बहुत बार क्या होता है, आपके जो स्टेटमेंट होते हैं वो सिर्फ क्या के एब्सोल्यूट फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फिगर्स बराबर है या नहीं, वो कैसी आई है उसके डिटेल नहीं होते, उसके कारण आपका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग जाता है। एंड व्हाट इज द लास्ट, ये बहुत अच्छा है। एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ वर्ड विंडो ड्रेसिंग। कभी जिंदगी में विंडो ड्रेसिंग वर्ड सुना था क्या, कोणी ऐकलं होतं का विंडो ड्रेसिंग शब्द। नहीं सर, आज ही पहले बार, हमको तो विंडो से बाहर देखना अच्छा लगता है। विंडो ड्रेसिंग क्या मुसीबत है। ऑनलाइन वाले एनीबडी नोज विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग नहीं पता, खरंच नहीं माहित। यस यस यस, पर अंदर से एकदम बोर। सबसे अच्छा चाइनीज प्रोडक्ट है, दिखने के लिए पैकिंग वैकिंग ऊपर से ऐसे कलर कॉम्बिनेशन की लगता है अभी ले लूं, और लेके जाके 2 दिन में खराब। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, विंडो ड्रेसिंग। तो अब बहुत बार क्या करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी जो कंपनी रन कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। वो लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को खुश करने के लिए बैलेंस शीट और P&L ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। मतलब उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, फ्रॉड नहीं करते हैं, पर प्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं कि जैसे कि बहुत अच्छी कंडीशन है। तो दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। आपके रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है। आज घरी सकाळी क्लासला जाण्यासाठी आपण उठत नव्हतो, पप्पानी फार बदडलं सकाळी सकाळी, बेल्टने चांगलं धुतलं, राईट, परंतु फुल रडलं वगैरे झालं। आता बाहेर जिच्यासोबत जाणार आहे ती मैत्रीण आहे, ती उभी आहे, मग तुम्ही तसंच रडत रडत बाहेर याल कि एकदम अरे मैं तो बहुत खुश, दुनिया क्या एकदम, कैसे आने वाले हो बोलो। ऑप्शन सेकंड, सो व्हाट यू डिड, विंडो ड्रेसिंग। नाउ क्लियर। अब याद रहेगा विंडो ड्रेसिंग। हम में से आधे लोग विंडो ड्रेसिंग में ही जीते हैं जिंदगी, है, रियलिटी अलग है। हम वो बोलते हैं क्या, वो उर्दू में हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं, कुछ तो जाने दो, हाँ, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। तो लाइक दैट, हैव यू अंडरस्टैंड दिस विंडो ड्रेसिंग। तो बहुत बार
एक एग्जांपल देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है बेटा? मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, AS2। अब हुआ ये एक बेटा कि समझो कि आपका यहां पे, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे आपके साथ क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट ज्यादा बताना था बिजनेस का, और आपने क्या किया, NRV ले ली क्लोजिंग स्टॉक की, यानी मार्केट वैल्यू ले ली। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई तो जीपी ज्यादा आएगा, जीपी ज्यादा आ गया तो एनपी। और आपने नीचे स्टेटमेंट में नोट क्या लिखा, स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट प्राइस, ऐसे नोट लिख दिए एकदम बारीक अक्षर में, जिसको किसी ने पढ़ा ही नहीं। तो आपने क्या किया, विंडो ड्रेसिंग की कि नहीं? तो बहुत बार स्टेटमेंट ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अरे आपकी रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लो ना बेटा, सबसे अच्छा। समझो बेटा आपको मार्क आए 30, अब टेस्ट हुई 100 मार्क की, पापा को बोलना ही नहीं है 100 मार्क की टेस्ट हुई, पापा को ऐसे लगना, बिहेव करना चाहिए कि 50 की टेस्ट थी, है? तो आप खाली बोले 30 मार्क में आले, 30 मार्क में, पापा बोल रहे कितने में से, विषय टाल दे रहे। तो व्हाट यू आर डूइंग, विंडो ड्रेसिंग, अंडरस्टैंड? या 200 में से मिले समझो, फिर और भारी। राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहां तक किसी कुछ प्रॉब्लम है बेटा? यस, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेशन। अब आ जाओ पब्लिक मार्केट में, प्लीज अच्छे से समझ के लो, आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एनालिसिस करने के लिए 3 मेथड यूज करने वाले हैं। कितने मेथड? 3। एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट, याला कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है इसमें। दूसरा मेथड है बेटा कैश फ्लो एनालिसिस, और तीसरा मेथड है बेटा रेशियो एनालिसिस। कौन सा मेथड है? रेशियो एनालिसिस। आज हम बात करेंगे किस पे बेटा? रेशियो एनालिसिस। थोड़ा सा स्टार्ट करते फिर कर लेंगे। बेटा एनीबडी इन द क्लासरूम कैन एक्सप्लेन मैथमेटिकली और बाय जनरल नॉलेज बेस, इफ यू वांट टू डिफाइन रेशियो, व्हाट इज इट? रेशियो यानी क्या? नहीं, मतलब ठीक है अप टू सर्टेन एक्शन, पर रेशियो को ऐसे डिफाइन करोगे क्या? रेशियो यानी क्या? 2:1, ओके, दैट इज रेशियो। एग्जाम्पल हो गया, हाँ, समथिंग अपॉन समथिंग, बाप रे, म्हणजे सैंडविच। ओके, देन दो ऑब्जर्वेशन दो, ऐसा डेफिनेशन दोगे तो कैसे, अगर आप गलती से टीचर बन गए बेटा? हाँ, बोलो बेटा। नीरज मैंने देखा नहीं बेटा आपका, मैं आंसर करता हूँ, बोलो। और कुछ किसी को नहीं पता रेशियो? अच्छा, अभी एक एग्जांपल देते फिर रेशियो का देखते हैं। मेरे पास 2 स्टूडेंट आए, नहीं 3 आए, नहीं 2 ही आए, 10th पास होने के बाद। अलग अलग इससे पास हुए बोर्ड से। इसने बोला सर अपने को है ना 300 मार्क है। कितने मार्क है? 300। ये बोला सर अपने को है ना 500 मार्क है। कितने मार्क है? 500। इतनी इंफॉर्मेशन दी मुझे दोनों ने मिलकर। तो मेरा जजमेंट क्या होगा, ये ए है ये बी है, कौन स्कॉलर है? बी है। आपका भी वही है, मेरा भी वही है, बराबर है। फिर 2 मिनट बाद मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं बोला अरे बेटा तुझे 300 मार्क कितने में से मिले? ये बोला सर अपने को है ना 500 में से 300 है, नहीं 400 में से 300 है। 400 में से कितने मिले? 300। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने आता है तो 75%, बराबर है। इसको बोला बेटा तुझे कितने में से मिले? सर अपने को 1000 में से। तो इसका परसेंटेज कितना हो गया? 50। अब बोलो कौन होशियार है? ए। तो बहुत बार नंबर्स मिसलीड करते हैं, जैसे हमको किए 300 और 500। पर जब वो नंबर कंपेयर किए जाते हैं उसके कनेक्टेड नंबर से, देन यू कैन कंक्लूड और कंपेयर प्रॉपरली। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? तो रेशियो इज व्हाट? रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सुनो ध्यान से, डेफिनेशन बुक में नहीं है।
Ratio is a mathematical expression which represents relationship between two or more variables which are connected with each other. Ratio कभी words में आता है क्या numbers में आता है? So ratio is a mathematical expression. All of you agree with me? Which shows the relationship between two or more variable. अब जैसे यहाँ पे number of marks scored out of number of marks given, but the total marks में से मिले कितने? बराबर है? Two variable कौन से हो गए? Marks scored and total marks, right? Two or more variable which are connected with each other. कभी ऐसा रेशियो निकलता है क्या बेटा? स्टूडेंट का हाइट कितना है और मार्क कितना है, वजन कितने और मार्क कितने हैं, हाँ चेहरे पे धब्बे कितने और मार्क कितने, बाल कितने यहाँ पे और मार्क कितने, ऐसे निकलता है क्या रेशियो? रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद कनेक्टेड थिंग, हाँ या ना? समझो बिजनेस का प्रॉफिट है तो वो किससे कंपेयर किया जाएगा? सेल से। तो सेल एंड प्रॉफिट कनेक्टेड और नॉट? So like that ratio is always calculated in connected things. All of you agree with me? या सेम बिजनेस में कैसे मेरे पास दो बिजनेस में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आई, एक का प्रॉफिट 1 लाख है, एक का 10 लाख है, मैंने किस में करना चाहिए? 10 लाख। फिर मैंने पूछा भैया 10 लाख के लिए सेल कितना करना पड़ता है? बोलता है 1 करोड़। इसको पूछा कितना करना पड़ेगा? बोलता है सिर्फ 2 लाख सेल किया कि 1 लाख प्रॉफिट तैयार। तो यहाँ पे परसेंटेज 50%, यहाँ पे 10%। बोलो अब किस पे करूं? 1 लाख। समझ में आए? So numbers always mislead. So it must be compared with the relevant data so that you can conclude properly. उसको ही बोलते हैं रेशियो। रेशियो 3 प्रकार से प्रेजेंट किए जाते हैं। कितने प्रकार? 3। एक होता है प्रपोर्शन, दूसरा होता है टाइम्स, तीसरा होता है परसेंटेज। सर नहीं पता। अरे भैया जब ऐसे लिखते हैं ना 2:1, इसको क्या बोलते हैं? हे मधले 2 डॉट टाइमपास नसतात, 1:2 म्हणतात त्याला, राइट? 2:1. देन बेटा टाइम्स म्हणजे 5 टाइम्स 10 टाइम्स, समझे? एंड व्हाट इज परसेंटेज? 30%, 40%, दैट इज परसेंटेज। अब जो मैं लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूं ये भी किसी बुक में नहीं है, अच्छे से सुन लो। दैट इज द एंड फॉर टुडेज लेक्चर। जनरली ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is presented in proportion. Efficiency is presented in times and profitability is presented in percentage. फिर से बता रहा हूं, financial positions are presented in what? Proportion. Efficiency, turnover is presented in times and profitability is presented in percentage. तो बिजनेस में बेटा करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन हुआ तो वो प्रोपोर्शन में आएगा। आपका डेटर का टर्नओवर कैसा है, क्रेडिटर का कैसा है, स्टॉक का कैसा है, तो वो इफिशियंसी चेक करता है, तो वो किस में आएगा? टाइम से। आपका जीपी रेशियो एनपी रेशियो कितना है? तो परसेंट है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस नोट पे आज हम रुकते हैं। कल सुबह ठीक इसी समय। बेटा ये टॉपिक आप खुद होके जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। आज का लेक्चर अच्छा लगा आपको? अब इसके बाद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो बात अलग है, आप पढ़ोगे, लेकिन एकदम क्लियर क्रिस्टल आइडिया आ गया सबको। अब बेटा आज से न्यूमेरिकल के टॉपिक चालू हो गए। कल तो हमने जस्ट टाइम पास में कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ी जो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद का कोई भी लेक्चर मिस मत करो। आपके जो फ्रेंड अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बोलो ज्वाइन कर लो, सिलेबस चालू हो गया है। और जो लोग अभी भी आ नहीं रहे प्लीज अटेंड कीजिए बेटा। थैंक यू।